गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9 में अपन ने चतुर्भुजों के प्रकार के बारे में अपन अध्ययन कर रहे थे। आज उन्हीं चतुर्भुज के प्रकारों की अपन व्याख्या करेंगे। और कल अपन ने देखा था कि कौन सी आकृति किसके समरूप है और कौन सी आकृति किसके समरूप है, अपन ने देखा था। आज उसी चतुर्भुजों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। उससे पहले अपन एक बात और देखेंगे कि चतुर्भुजों के जो प्रकार है, उन चतुर्भुजों के प्रकारों में कई आकृतियां अपने आकृति के समरूप होती है। जैसे कल अपन ने समांतर चतुर्भुज के बारे में चर्चा की थी। अब समांतर चतुर्भुज में 3-4 आकृतियां दे दिया और कहा आपका आयत भी समांतर चतुर्भुज की श्रेणी में आता है, समचतुर्भुज भी समांतर चतुर्भुज की श्रेणी में आता है, वर्ग भी समांतर चतुर्भुज की श्रेणी में आता है और समांतर चतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज भी आता है। तो फिर भी इन आकृतियों को यदि एक ही मान लिया जाए तो इस हिसाब से भी तो आयत, वर्ग, समचतुर्भुज इन आकृतियों में कोई फर्क ही नजर नहीं आएगा। तो इनमें अंतर होना जरूरी है। कुल मिला के बात यह है। तो उन्हीं अंतर को आपको स्पष्ट करना है, तभी इनके प्रकारों का संयंत्र निकाल पाएंगे। तो आज उसी अंतर को अपन देखेंगे और उस आकृतियों की पहचान, उस आकृतियों का अंतर की जो विचरण है उनको भी देखना है अपने को। और इन्हीं प्रकारों की व्याख्या करने के लिए आज उन्हीं का अपन अध्ययन करते हैं। कल अपन ने देखा था पेज नंबर 165 जो आपकी बुक है, उसमें पेज नंबर 165 पर अपन ने समचतुर्भुज और वर्ग के बारे में अपन ने अध्ययन किया था। और आज हम बात करेंगे पतंग के बारे में। पतंग, अब ये पतंग क्या होता है वो देखिए आप। पतंग आपकी सबकी देखी हुई है, उड़ाई हुई होगी। तो देखिए आपने पतंग का आपने नाम सुना होगा, उसी पतंग के ऊपर चर्चा करेंगे। पहले बात आपने देखा होगा पतंग ऐसा होता है। पतंग आपने देखा होगा, पतंग इस प्रकार से पतंग होता है। आपने पतंग उड़ाया भी है, देखा भी है, इस प्रकार से पतंग होता है, देखा होगा आपने। और देखने की बात तो यह है कि ये जो पतंग है उसके अंदर देखा होगा ऊपर की 2 भुजाएं और नीचे की दोनों भुजाएं समान होती है। वो नीचे की जो आकृति है वो डिजाइन आती है, उससे कोई लेना देना नहीं है, वो एक सजावटी है, दिखावा है, दिखाओ, वो एक दिखावा है। अब आप जरा गौर करें कि ये जो पतंग नुमा संरचना है उसमें भी 4 भुजाएं होती है, उसमें भी 4 भुजाएं होती है। पतंग के अंतर्गत इनकी जो ऊपरी सीमा और ये नीचे की जो सीमाएं हैं, भुजाएं हैं, वो माप में और इनके आकार में समान होती है। तो इस हिसाब से पतंग भी जो है, अब जिनकी 2 भुजाएं आमने सामने की यदि कोई बराबर हो उसको आप क्या कहा जाता है, समांतर चतुर्भुज कहा जाता है। तो इस हिसाब से तो आपका ये जो पतंग है वो पतंग भी एक समांतर चतुर्भुज की आकृति का होता है। देखिए आगे क्या कहता है। तो आकृति छठी में क्या कहा, आकृति छठी में ABCD में AD और CD और AB और CB है, अर्थात बराबर है वो, अर्थात आसन्न भुजाओं के 2 युग्म बराबर है, आसन्न भुजाओं के 2 युग्म बराबर है। तो वो क्या कहा जाता है, पतंग। अब उस पतंग कहा जाता है, यह एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, यह एक पतंग कहलाता है। ये क्या है, पतंग। अब पहली बात, इसको समांतर चतुर्भुज क्यों नहीं कहा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का जोड़ा समांतर होता है और उनकी माप जो है वो बराबर होती है सम्मुख भुजाओं की। यहाँ पर सम्मुख भुजाएं नहीं है, ये सम्मुख भुजाएं नहीं है बल्कि आसन्न भुजाएं हैं, और आसन्न भुजाओं का जो युग्म है वो बराबर है। ध्यान दें, वर्ग, आयत और समचतुर्भुज में से प्रत्येक एक समांतर चतुर्भुज होता है। मैंने पहले भी कहा था, जब शुरुआत हुई थी उस टाइम मैंने कहा समांतर चतुर्भुज में कल क्या क्या आया था, लेकिन फिर भी इन आकृतियों में थोड़ा थोड़ा मामूली सा अंतर भी होता है।
वरना अगर इनका अंतर नहीं होता कि इनकी आकृतियों को अपन पहचान नहीं सकते थे, इनकी आकृतियों को पहचान नहीं सकते थे। तो मानते हैं कि आपका वर्ग, आयत और समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज की श्रेणी में भले ही आता हो, लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा अंतर भी होता है। एक वर्ग और एक आयत है और एक समचतुर्भुज भी है, एक समचतुर्भुज भी है, एक समांतर चतुर्भुज, एक समलंब भी है। क्यों ऐसी बातें क्यों कह रहा है? वो इसलिए कह रहा है क्योंकि कई कई आकृतियों के गुण किसी दूसरी आकृति से कुछ मेच खाते हैं, तो कुछ कारणों की वजह से वो समलंब है, कोई समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज भी है। ये ऐसी आकृति बात क्यों कर रहा है? इसका सीधा सा जवाब है कि एक आकृति के गुण किसी दूसरी आकृति से मेच खाते हैं। एक आकृति के जो गुण है वो दूसरी आकृति से क्या करते हैं? मेच खाते हैं। इनके आकार, प्रकार, इनके गुण और दूसरी आकृति के भी गुण या विशेषता क्या होती है? वो बराबर होती है। इन्हीं कारणों से वो एक आकृति दूसरी आकृति से मिलती जुलती नजर आती है, एक आकृति से मिलती जुलती नजर आती है। इसलिए कहा है कि एक आयत वर्ग समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज भी है, एक आयत वर्ग समचतुर्भुज की श्रेणी में भी आता है। ये क्यों कहा? क्योंकि इनकी आकृतियों की कुछ विशेषता ऐसी है जो आयत और वर्ग से मेच खाती है, कुछ मिलान होता है, कुछ बातें समांतर होती है। इस वजह से वो दोनों आकृतियां क्या है? समरूप होती है। इसलिए उन्होंने ऐसा कहा है। हो सकता है उनका कईयों का आकार प्रकार यदि समान हो तो हो सकता है इन्हीं कारणों की वजह से भी एक दूसरे के समांतर हो सकते हैं। पतंग एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, ये पहले भी कह चुका, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में और पतंग में फर्क होता है। समांतर चतुर्भुज में तो सब भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन इसमें तो आसन भुजाओं का युग्म समान होता है, आसन भुजाओं का युग्म समान होता है। आगे चलिए, समलंब एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, नहीं होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, जबकि समलंब चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का जोड़ा समांतर चलता है, वो कभी प्रतिच्छेद नहीं करता। लेकिन न तो इनकी बाप बराबर है, या तो इनकी बाप बराबर है, जबकि इसमें तो बाप भी बराबर होती है। इसलिए ये दोनों एक जो समलंब चतुर्भुज है वो समांतर चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि इसमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म भी समांतर है, और समांतर चतुर्भुज के लिए सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर होनी चाहिए। अगला अंतर भी बता रहा है, अगला अंतर। तो परीक्षा के अंदर ये टॉपिक भले हटा नहीं है, लेकिन इनमें से एक कारण पूछ सकता है, क्या एक समांतर चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज नहीं है? क्यों? कारण बताइए। एक समलंब चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज नहीं है, क्यों? कारण बताइए। क्या इस बात को स्पष्ट कीजिए। तो इसका जवाब यही है, इनका जवाब यही है, एक आयत अथवा एक समचतुर्भुज एक वर्ग भी नहीं है। अगला ऊपर पहले इनको सबको समरूप बता रहा था, अब नीचे मना कर रहा है। क्यों? क्योंकि सभी आकृतियां एक जैसी नहीं होती, कुछ न कुछ इसमें अंतर भी होता है, और इन अंतर की वजह से ही एक आकृति दूसरी आकृति से मेच जब नहीं खाती तो उन दोनों के बीच में अंतर जरूर आ जाता है, और इसी अंतर की वजह से एक आकृति किसी दूसरी आकृति के मेच नहीं खाती, बराबर नहीं होती, या उनके समरूप नहीं होती, या और एक आकृति के अगर दूसरी आकृति से अगर कोई गुण मेच हो जाते हैं तो वो आकृति एक दूसरे के बराबर भी होती है, ऐसा भी होता है। और चलिए आगे क्या कहते हैं। तो आपको इन बातों का आपको ध्यान रखना है। एक बड़ी बात, पहली बात, ये अब तक जितने भी मैंने अभी नियम बोले, जितने भी आपको ये पॉइंट दे रखे हैं स्टेबिलिटी सूचना के अंदर, तो पहली बात तो इन आकृतियों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। पहली बात तो इन नियम को ध्यान में रखना पड़ेगा। कौन सी आकृति कौन सी है, जब पता ही नहीं है तो फिर आप सिद्ध कैसे करेंगे किस चीज को, उस चीज को सिद्ध कैसे करेंगे। अब मेरे को तो यहां पर पहुंचना है, अरे तो पहले सीढ़ी से पैर रखना, छोटी छोटी सीढ़ियों से तो पहुंच जाएगा। ये बोले यहाँ तो क्षेत्रफल याद करना है, यहाँ तो पर्सन ही नहीं रखा है। अरे ठीक है, तो क्या दिक्कत हुआ, यहाँ पर शुरू पढ़ ले, पहले सूत्र लगा ले, उनकी गणितीय जांच कर ले, आकृतियां बना ले, सोच ले समझ ले पहले के नियमों को,
क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा ना। दिक्कत क्या है? तो पहले से आपको ये जो अब तक नियम पढ़े उनको आप बिल्कुल बारीकी से देखो, उनको सोचो, उनको समझो कि ये आकृति कैसी है, क्या है और इनको कैसे करना है। सीधी सी बात है, तब तो आएगी ये समझ में। इन समचतुर्भुज के जो ये जितने भी चतुर्भुज के प्रकार जो अपन ने देखे, इन चतुर्भुज के प्रकारों की यदि व्याख्या यदि आपको आती है और एक आकृति से दूसरी आकृति के बीच में यदि आपको अंतर पता है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस प्रश्नावली में समस्या आने की 1% भी संभावना नहीं है, 1% भी संभावना नहीं है। अच्छा, कईयों के तो अपन ने सूत्र भी पढ़ रखे, कईयों के तो अपन ने यहाँ तक कि एक कक्षा 8 के अंदर आपने समचतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात किया है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया है। तो इस प्रकार की आकृतियों के लिए इनकी जानकारी का होना बहुत जरूरी है, पहली बात। अब देखते हैं कि इनके साथ साथ समचतुर्भुज के प्रकारों के साथ साथ एक एक समांतर चतुर्भुज की सर्वांग क्षमता और इनके नियमों की अपन व्याख्या करेंगे। आपने पिछला जो अध्याय था त्रिभुज की सर्वांग क्षमता देखी थी अपन ने, और त्रिभुज की सर्वांग क्षमता में देखा था कि किन किन कारणों से त्रिभुज सर्वांगक्षम होते हैं, किन किन कारणों से सर्वांगक्षम। और उस सर्वांगक्षमता के मैंने जो नियम लिखवाए थे वो अपने पास भी 4 नियम थे, और 4 नियमों के आधार पर वो त्रिभुज सर्वांगक्षम होती थी। आज पहले इन्हीं चतुर्भुज के अंदर आपको सर्वांगक्षमता सिद्ध करवाता है और गुणों के बारे में बताता है। अब कौन से चतुर्भुज की बात करता है? पहले समांतर चतुर्भुज की बात करता है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही समान चतुर्भुज है, तो चतुर्भुजों की व्याख्या करेगा। ये समांतर चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुजों के गुणों की व्याख्या करता है, गुणों की व्याख्या करता है। और एक गुण के बारे में अपन चर्चा करेंगे और कौन कौन से गुण हैं समांतर चतुर्भुज की। अब समांतर चतुर्भुज में अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि समांतर चतुर्भुज के अंदर सब भुजाओं का जोड़ा, पहली बात तो समांतर होता है, समान होता है, माप में आकार प्रकार सब में समान होता है। अब इसका एक सबसे बड़ा गुण जो दे रखा है वह आपकी किताब में दे रखा है, प्रमेय के तौर पर सिद्ध करेंगे इसको। जैसे मैंने आपको एक बात बताई थी कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री के बराबर होता है, मैंने उसको समीका जी सिद्ध किया था, असमीका से मैंने सिद्ध किया था, समीका नहीं है वो असमीका कहा जाता है उसको, मैंने असमीका से सिद्ध किया था। आज उसी समांतर चतुर्भुज की एक एक जो गुण होंगे उन एक एक गुणों को अपन सिद्ध करके देखेंगे कि ऐसी बात वास्तव में सिद्ध होती है क्या, ऐसी बात वास्तव में सिद्ध होती है क्या। तो आपको समीका से उसको सिद्ध करेंगे। और एक गुणों के बारे में सिद्ध करवाना चाहता है, क्या कहा प्रमेय 8.1, उसमें क्या कहा, किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है, 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। देखिए यह आपका समांतर चतुर्भुज है और इस समांतर चतुर्भुज की विमाएं हैं ए बी सी और डी। और क्या कहा, क्या आप जानते हो कि समान चतुर्भुजों के अंदर विकर्ण तो होता ही होता है, विकर्ण तो होता ही होता है। इन्हीं विकर्णों के आधार पर अपन बात तय करते हैं। यह दशा मैंने विकर्ण खींच दिया, ये मैंने विकर्ण खींच दिया। अब कहना ये चाहता है कि आप विकर्ण के खींचने पर आपकी जो आकृति है वो 2 आकृतियों में बढ़ती है, 2 आकृतियों में बढ़ती है। अब जब ये 2 आकृतियां जब बनती है तो ये दोनों त्रिभुज हैं। अब ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम होते हैं। इस बात को अपने को सिद्ध करना है, इस बात को अपने को सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम होते हैं या नहीं होते। इस बात को अपने को सिद्ध करना है। आओ सिद्ध करते हैं। पहली बात, दोनों त्रिभुजों के अंदर, और एक बात कि जब भी किसी विकर्ण को जब खींचा जाता है चतुर्भुज के अंदर तो वो चतुर्भुज 2 भागों में बढ़ जाता है त्रिभुजों की।
समान बाहु में, लेकिन अपने को तो सिद्ध करना है ना, अपने को तो सिद्ध करना है। आओ भी सिद्ध करता हूँ और थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करना। समांतर चतुर्भुज ABCD को 2 भागों में बांटा, मैं डायग्राम से बताता हूँ, आप समझ जाना क्या लिखना है क्या करना है। ये आपका चतुर्भुज है, चतुर्भुज ABC और D, ABC और D। अब उस ABCD का आपने विकर्ण खींचा और विकर्ण खींचने पर वो आकृति कितने भागों में बट गई? 2 भागों में, 2 त्रिभुजों में बट गई। लेकिन अपने को तो सिद्ध ये करना है कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है अथवा नहीं है, अपने को तो इस बात को सिद्ध करना है। चलो साहब एक विकर्ण खींच दिया और विकर्ण के खींचने पर वो त्रिभुज 2 भागों में बट गया, विकर्ण के रखने पर, विकर्ण खींचने पर, विकर्ण खींचने पर त्रिभुज बने 2। कौन कौन से त्रिभुज बने वो भी देखो। एक तो त्रिभुज बन गया त्रिभुज AB और C, और एक त्रिभुज बन गया त्रिभुज ADC, AD और C। लेकिन हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं हैं वो बाप पे समान होती है, हम जानते हैं इस चीज को। ये आपके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। आपको पता है कि सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर बराबर होते हैं। ये सम्मुख कोण भी बराबर बराबर कर दिया। अब मैं इनकी व्याख्या करता हूँ और इनको मैं सर्वांगसम बताने की कोशिश करता हूँ और भाष्य तो जाएगी यदि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। अच्छा, त्रिभुज तो कोई ना कोई कारण से सर्वांगसम होंगे और 4 कारणों में से कोई सा तो आएगा, 4 कारणों में से कोई सा तो आएगा। देखिए साहब, अब मैं दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम बता देंगे। अगर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो हमारी जो समीका थी वो सिद्ध हो जाएगी। और समीका के लिए पूछा गया, प्रमेय के तौर पर पूछा गया कि आपने जो विकर्ण खींचने पर जो 2 त्रिभुज बनते हैं वो 2 त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं क्या? वो सर्वांगसम, यानी आपको त्रिभुज को सर्वांगसम बताना है। कुल मिला के बात ये है, सही। आवन करते हैं साहब, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज AB और C में और त्रिभुज ADC में क्या क्या बराबर है? अब समांतर चतुर्भुज की AB नाम की भुजा और इसमें D और C नाम की भुजा बराबर है। D और C नाम की भुजा क्या है? बराबर है। उसके बाद सम्मुख कोण भी बराबर है समांतर चतुर्भुज के, जो कि कोण B और कोण D। कोण ये तो भुजा हो गई, ये कोण हो गया। अब आ जाओ, आपका ये जो विकर्ण है वो विकर्ण तो इसकी विनिष्ठ भुजा है। जितनी त्रिभुज की AC होगी, AC बराबर AC, इसी को कहा जाता है विनिष्ठ भुजा। इसको कहा जाता है विनिष्ठ भुजा। जब 2 आकृतियों की भुजा एक ही हो। कभी कभार आपने देखा होगा कई 2 मकान होते हैं, उसकी एक जुड़वा सीमा एक ही होती है, आपने देखा होगा। जब 2 मकान होते हैं, 2 मकानों की, अब ऐसा मामला आपको शहरों में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। एक पड़ोसी का मकान और दूसरे पड़ोसी का मकान, उसकी सीमा एक ही होती है, सीधी सी बात है। तो वो विनिष्ठ भुजा कहलाती है। ऐसी भुजा कौन सी भुजा कहलाती है? वो विनिष्ठ भुजा। तो इसको विनिष्ठ भुजा कहा जाता है। ये भी भुजा ही है, ये भी क्या है? भुजा। इस हिसाब से देखो, भुजा कोण भुजा नियम से ये त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम है। ये त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम है। तो इसका मतलब हमारी परिमेय सिद्ध होती है। अतः सिद्ध है कि विकर्ण के वास्तव में समांतर चतुर्भुज के विकर्ण से बनने वाले जो 2 त्रिभुज है वो 2 त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम होते हैं, एक दूसरे के सर्वांगसम। तो आप इन प्रमेय को, इस प्रमेय को आपको सिद्ध करना है और देखना है कि प्रमेय सिद्ध कैसे होती है। धन्यवाद।